Subscribe the channel SB Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और हम अपनी आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जिस तरीके से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स के बेसिक बहुत ज़रूरी हैं। और बेसिक कवर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी को अपने टिप्स पे रखें। अगर एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे है तभी आप जाके आगे के कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं। तो इसी एनसीईआरटी के बेसिक को कवर करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। तो अगर हम बात करें, जो टॉपिक हमें आज पढ़ना है दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये चैप्टर है जो आपकी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिस बारे में हमें बात करनी है अपनी आज की क्लास में। तो इस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक होता है, एनसीईआरटी में आपको जो टॉपिक समझाए होते हैं वो ये कंसेप्ट से समझाए होते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, क्लास 6th के, क्लास 7th के। तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल यूज करे होते हैं, बहुत मतलब आप देखते हो छोटे लेवल पे बूझो तो जाने करके आपको चीजें समझाई होती हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट बताए गए हैं। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग इतने मेच्योर हो गए हैं कि वो बूझो तो जाने और बेसिक एग्जाम्पल की डिस्कशन करने की डिटेल में हमें जरूरत नहीं है। हम सीधा अपने मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे और उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पालमपुर। हमारे पास एक नाम है पालमपुर। तो ये पालमपुर क्या है? एक गांव है जिसकी कहानी हमें बताई गई है। बट ये जो गांव है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक नाम मात्र का विलेज है। ऐसे पता नहीं कितने पालमपुर, किन किन स्टेट्स में कितने पालमपुर नाम के गांव होंगे। तो हम यहाँ पे पालमपुर पे फोकस नहीं करेंगे। बुक में बहुत सारी बातें बताई हैं कि पालमपुर जो है वो उसके आसपास में ये गांव है, ये पड़ोसी गांव है, ये पड़ोसी टाउन है। रायगंज के बारे में बात की। दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर। हम सीधी बात करेंगे पालमपुर के लिए क्या वर्ड यूज करा। पालमपुर के लिए वहां पे एक वर्ड यूज करा है दैट इज वेल डेवलप्ड। क्या वर्ड यूज करा है हमारे लिए कि पालमपुर जो है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है। क्या है? वेल डेवलप्ड विलेज है। एंड वेन हम जब यूज कर रहे हैं एक वर्ड वेल डेवलप्ड की, कि पूरी तरीके से विकसित विलेज है, तो पूरी तरीके से विकसित विलेज में क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें तो बोला जाएगा कि पालमपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, दैट वाज अप टू द मार्क। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था यहाँ पे वो बहुत अच्छा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट भी आपको पता चलेंगे। ये समझने वाली बात है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला कि यहाँ पे जो रोड कनेक्शन था, जो कनेक्टिविटी थी, तो वो रोड कनेक्शन बहुत अच्छा था। आसपास के गांव जो भी थे, आसपास के गांव थे, आसपास के टाउन्स थे, वहां से पालमपुर वेल कनेक्टेड था। तो द कनेक्शन वाज वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज गुड। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें थी वो हम आगे भी देखेंगे। बुलक कार्ट था यहाँ पे। गांव में क्या चलता है? आपकी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब जो है बेसिकली ये तो चल ही रही है। प्लस यहाँ पे मोटर बाइक और कार, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब चीजें भी हमें देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हेल्थ सेक्टर जो था, हेल्थ सेक्टर जो था वो भी यहाँ पे पालमपुर में स्टैब्लिश था। यहाँ पे कुछ प्राइमरी जैसे कि डिस्पेंसरी होती है वो भी थी, प्लस प्राइवेट क्लिनिक भी थे। एक प्राइवेट क्लिनिक भी पालमपुर विलेज में एग्जिस्ट करता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, प्लस बिजली प्रॉपर आती थी, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल की भी बात की गई है। इरिगेशन मेजर में इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है। उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एजुकेशन की बात रहेगी। एजुकेशन में यहाँ पे क्या थे? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे हमें देखने को मिले लोकल लेवल पे। तो ये क्या था? दैट्स ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो था एक वेल डेवलप्ड विलेज था। अब ये आपके काम की चीज नहीं है। 9th क्लास के बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज, बट आप लोगों को ये बातें नहीं याद रखनी है। आपको याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं।
क्या आ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज वगैरह वाला होता है, रोड के साथ रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज भी होता है, ये साथ साथ कनेक्ट करना है। इसके अलावा हमारे हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज भी किसमें जाती हैं, ये सब जाती हैं किसमें, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट में। इतनी बात हमें समझ में आई। आगे यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, पालमपुर के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे सोसाइटी में डिवीजन था रिच क्लास और अपर क्लास के बीच में। अब सोशल लेवल पे बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे सोशल लेवल पे बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे। तो सोसाइटी को लेके क्या बताया गया कि देखो अराउंड 450 कुछ फैमिलीज यहाँ पे रहती थी, टोटल 450 फैमिलीज रहती थी, और इन फैमिलीज में जो था वो डिवीजन देखने को मिला, रिच क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। देयर आर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स थे, ठीक है, और लैंड ओनर्स थे। तो अगर हम डिवीजन देखें, आगे लैंड के पार्ट में पढ़ेंगे, लैंड ओनर्स थे, फ्यू पीपल वर लैंड ओनर्स, जिनके पास प्रॉपर जमीन है। कुछ लोग जो थे वो क्या थे, लैंड लेबरर्स थे। कौन थे, लैंड लेबरर्स। लैंड लेबरर्स में दो लोग जाएंगे, वो लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हैं, स्मॉल फार्मर्स, और वो लोग जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है। क्लियर। एक तो लैंडलेस पीपल जाएंगे, उनके पास तो जमीन ही नहीं है, तो वो तो किसी और के खेत पे काम करेंगे ही, प्लस स्मॉल फार्मर जाएंगे। स्मॉल फार्मर कौन, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। क्या लिमिट सेट की गई, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर एक मेजरिंग यूनिट होती है लैंड को नापने के लिए, मापने के लिए, अगर हम बोले तो। यहां तक हमें बात समझ में आई। आगे अब वो आपसे बात करेगा, उसने पहले बता दिया कि किस तरीके से पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है। आगे आपसे बात करेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है, आगे हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रोडक्शन होता क्या है, हमें देखना है प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। अब जब आप कोई भी काम, जब आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रोड्यूस दिस मार्कर, मुझे इस मार्कर का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे रिक्वायर्ड होंगी। मुझे इस मार्कर के लिए प्रॉपर, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हो, प्लास्टिक रिक्वायर्ड है, इसमें जो इंक डलेगी वो इंक मेरे लिए रिक्वायर्ड है, ये मार्कर जो लोग बनाएंगे वो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, जहां बैठ के वो लोग ये मार्कर बनाएंगे वो मेरे लिए जगह भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है अगर हमें प्रोडक्शन करना है। तो अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, दिस इज योर हेडिंग, जो बुक में मेंशन है, दैट विल सी। अभी मैं आपको प्रॉपर बुक की पीडीएफ दिखा के सारे टॉपिक मेंशन करूंगी कि हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर को हम एक टर्म यहां पे काउंट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड हम यूज करेंगे। तो इन टोटल वी हैव 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन टोटलिटी मेरे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनमें फर्स्ट है लैंड, सेकेंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योर, मतलब ओनर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ओनर, जिनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्लियर। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर दोनों तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। लैंड आपको जरूरी है, कोई भी काम प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करेंगे किस जगह, लेबर चाहिए, काम कौन करेगा, पैसा, कैपिटल मींस यू नीड मनी। अब कैपिटल को हम डिटेल में अभी आगे देख रहे हैं, कैपिटल एक्चुअली में क्या होता है। कैपिटल का बेसिक मतलब है वो पैसा जो आपको कोई काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए। एंटरप्रेन्योर होता है ओनर, जो सब कुछ चीजें मैनेज करेंगे। अब इन सब को इनके काम के बदले में रिटर्न मिलता है। कोई भी आपको फ्री में आजकल कोई सर्विसेज नहीं दे रहा है, सबको अपने काम के बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। काम के बदले में रिटर्न चाहिए, तो यहां पे लैंड के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, लैंड के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में लेबर को मिलते हैं वेजेस। क्लियर। कैपिटल को बदले में हम लोग देते हैं इंटरेस्ट एंड ओनर को हम लोग देते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट। तो ये सारी बात हमें यहाँ पे समझ में आई, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इनके बदले में इन्हें क्या क्या मिलता है, दैट ऑल वी गेट इट। अब हमें देखना है कैपिटल के बारे में डिटेल में बात। हमने वहां वर्ड पढ़ा कैपिटल, तो पहले कैपिटल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैपिटल होती क्या है। देखिए कैपिटल मैंने बताया, द बेसिक फंड दैट एनी पर्सन, एनी बिजनेस और एनी एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल की भी बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। कैपिटल में देखो क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, मैंने सोचा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने फॉर एग्जांपल रेंट पे जमीन लेनी है, मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, फिर मैंने लेबर को बुलाया, उसमें से 1 लाख में से मान लो मैंने 30,000 रेंट के लिए दे दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलो, 1 लाख थे मेरे पास, 1 लाख में से मैंने, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 लाख में से मैंने 30,000 किसके लिए दे दिए, 30,000 दे दिए लैंड के लिए। उसके बाद मैंने क्या करा,
यहाँ पे टोटल अमाउंट में से 30,000 लैंड के लिए चले गए, 10,000 आपने एस्टिमेट लगाया कि आपको लेबर के लिए पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसा प्रॉपर था ही 1 लाख, 1 लाख पे जो आपने फॉर एग्जांपल बैंक से कहीं लिया होगा, 10,000 का आपका इंटरेस्ट जाना है, 10,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट चला गया। तो दिस 30, 40, 50 एंड और एक्स्ट्रा थोड़े से खर्चे हम लगाते हैं, हमारे इन टोटालिटी 10,000 के और खर्चे हो गए, 30, 40, 50, 60 का इन टोटल खर्चा हो गया। तो यहाँ पे जो 40,000 आपका बच गया वो प्रॉपर किसके पास जाएगा, वो ओनर के पास जाएगा। ये ओनर का प्रॉफिट हो गया। अब ओनर डिसाइड करेगा इस अमाउंट से उसे एक्चुअली में जो भी काम करना है, बिजनेस में लगाना है, अपने पास रखना है, जो भी करेगा, दिस इज द डिसीजन ऑफ द ओनर। अब जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो आपके पास पैसा है, ये 2 फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक है हमारा फिजिकल कैपिटल एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल। क्या होता है हमारे पास, एक है फिजिकल कैपिटल एंड एक है ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या क्या होता है। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू दोज कैपिटल जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आप प्रॉपरली देख पा रहे हो चीजें, ठीक है। टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, आपके पास जो रॉ मटेरियल रखा है वो हो गया। तो वो सारी चीजें जो आप फिजिकली एग्जिस्टेंस में प्रॉपरली देख पा रहे हो। फिजिकल कैपिटल जो है वो फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइडेड होती है, जिसमें एक जाती है फिक्स्ड कैपिटल और एक जाती है वर्किंग कैपिटल। एक जाती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल और एक जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, साथ साथ में इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो वन टाइम इन्वेस्ट करा, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करा और कोई प्रॉपर फिक्स्ड एसेट उससे आपने परचेज की। वन टाइम परचेज किया, बड़ा अमाउंट लगाया और कोई फिक्स्ड एसेट परचेज की है। फॉर एग्जाम्पल टूल्स, यहां पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके। टूल्स हो गए, ठीक है, मशीन्स हो गई, लैंड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब है हमारे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल। वहीं मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल होती है द कैपिटल, द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। आपकी जो रोजमर्रा की क्रियाएं हैं उनके लिए जो पैसा आपको चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, ठीक है, आज रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, मुझे सामान मंगाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मोटा खर्चा, स्टेशनरी का कुछ सामान खत्म हो गया वो आपको मंगाना है, आप प्रोडक्शन करते हो, मान लो कुछ छोटी मोटी सीजर वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल वगैरह के लिए जो आप खर्च कर रहे हो ये सब हमारा किस में जाता है, वर्किंग कैपिटल। रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है ये वाला खर्चा, एक तरीके से छोटा अमाउंट होता है, तो ये सारा किस में जाता है, वर्किंग कैपिटल में जाता है। सो दिस इज द बाइफर्गेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। फिजिकल के 2 हमने देखे, फिक्स्ड एंड वर्किंग। ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो देखो आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स, दिस इज टोटली अबाउट ह्यूमन कैपिटल। वहां बहुत डिटेल में ह्यूमन कैपिटल पे हम चर्चा करेंगे, बट यहां पे मतलब जान लेते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या, इंसानों पे इन्वेस्टमेंट करना, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करना। कैसे करोगे, उन्हें एजुकेशन दोगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओ, हेल्थ अच्छी रखो, ट्रेनिंग दो, स्किल्स इंप्रूव करो, सो दैट वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सके। क्लियर, यहां पे इतनी बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। सेकंड चैप्टर पूरा डिटेल में डिवोटेड है हमारा ह्यूमन कैपिटल के लिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली पालमपुर की कनेक्टिविटी के बारे में देख लिया और क्या देखिए हमने, कैपिटल के फॉर्मेट देख लिए। अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे लैंड की बात की जा रही है। देखो पालमपुर का मेन जो एक्टिविटी थी, पालमपुर में 2 काम हो रहे थे, एक और थे फार्मिंग। अगर एक्टिविटी देखी जाए, देखो पालमपुर की एक्टिविटी देखी जाए तो पालमपुर में 2 काम हो रहे थे, एक हो रहे थे फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी, फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द पालमपुर। अब फार्मिंग में क्या था, आपके पास ना लैंड थी फिक्स लंबे समय से। यहाँ पे क्या था, लैंड जो थी वो फिक्स थी। एक एक करके जितनी भी बुक की हेडिंग है वो सारी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसका जो जिस्ट है, एक तरीके से जो समरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। लैंड जो थी वो फिक्स थी। अब क्या करोगे, लैंड बढ़ाने की कोशिश करोगे, कल्टिवेबल लैंड जो है, जो खेती के लायक लैंड है, वो बढ़ाओ ताकि प्रोडक्शन बढ़े और डेवलपमेंट हो, बट वो नहीं हो पाया। कोशिश की गई बट कल्टिवेबल लैंड वाला जो एरिया था वो नहीं इंक्रीज हुआ। अब जब एरिया इंक्रीज नहीं हुआ तो क्या करोगे, प्रोडक्शन तो किसी तरीके से तो बढ़ानी है ना। लैंड फिक्स थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इज देयर एनी वे टू प्रोड्यूस मोर, इज देयर एनी वे टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सेम लैंड। तो अब बताइए क्या तरीका है उसी जमीन से, अगर क्योंकि जगह तो बड़ी नहीं, सेम लैंड से ज्यादा उगाने का, ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर जो हमें मिला वो हमें मिला, यस यू कैन डू दैट बाय मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बाय मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम।
नाउ द क्वेश्चन कम, ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है हम लोग समझेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या, एक ही एरिया में एक पर्टिकुलर अलग अलग सीजन में आप लोग अलग अलग फसलों की खेती करते हो। आप देखते हो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हमारे सीजन, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अलग अलग फसल लगा रहे हैं। तो यही काम पालमपुर के लोगों ने करना स्टार्ट किया, ठीक है। यही काम पालमपुर के लोगों ने करना स्टार्ट किया। रबी, खरीफ, जायद 3 सीजन होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। हर सीजन में अलग अलग फसलें होती हैं। तो उन फसलों के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कई बार वीट, कई बार मेज, कई बार शुगर केन, इन चीजों की खेती करनी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया जब एक ही लैंड पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप, 2 और 2 से ज्यादा क्रॉप, ठीक है, जब उनकी खेती कर रहे हो। और पालमपुर के लोगों ने क्या करा, 3 क्रॉप्स की खेती करनी स्टार्ट की। वेरी ऑब्वियस है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लैंड नहीं बढ़ पा रही तो हम सेम लैंड से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वही चीज पालमपुर के लोगों ने करी। अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स की खेती करी, लाइक शुगर केन की खेती करी, यहाँ पे आपकी वीट की खेती करी, पोटैटो यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि आप यील्ड कैसे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट थर्ड चीज जो आएगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास आएगी कि आप लोग यील्ड कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यील्ड कैसे इंक्रीज होगी। यील्ड क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी, आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो। यील्ड क्या होता है, आप पर्टिकुलरली किसी भी सीजन में कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हो, वो होती है आपकी कितनी यील्ड है, कितना आउटपुट है। प्रॉपर लैंग्वेज में अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में वर्ड यूज करें तो आपका आउटपुट कितना है। तो आउटपुट के लिए आप देख रहे हो एक कंसेप्ट आया था, अगर याद हो, आप लोगों ने सुना हो ये वर्ड, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हमने क्या करने की कोशिश की थी, हम लेके आए थे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। क्या लेके आए थे हम, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाए थे। और इन सीड्स के थ्रू हमने क्या करने की कोशिश की थी, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की थी। इन बीज से हाई लेवल की एक बीज की नई किस्म लेके आए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स में भी यही था, ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू जो काम हमने किया कि हमें यील्ड बढ़ानी थी। हुआ भी कुछ एरिया में, आपके पंजाब के, वेस्टर्न यूपी के पार्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला हमें, किसका, ग्रीन रिवोल्यूशन का। क्लियर हुई बात। ग्रीन रिवोल्यूशन को 2 फेजेस में लाए थे, यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है, बट हमें इतना जानना है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू भी क्या किया गया था, यील्ड बढ़ाने की, आउटपुट बढ़ाने की कोशिश की गई थी। एंड दिस वाज अ सक्सेसफुल एक तरीके से रिवोल्यूशन, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है, इनकम बढ़ी और सेल्फ रिलायंस हुए थे हम। स्टिल कुछ कमियां रही थी। कमियों में क्या था कि कुछ एरियाज में इसने अच्छा रिजल्ट दिया था, सारे एरियाज में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था। प्लस वाटर बहुत ज्यादा रिक्वायर मतलब होता था यहाँ पे। तो जिन एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी, वाटर फैसिलिटी अच्छी, वहीं पे ये प्रॉपर वर्क कर पाया। अदरवाइज ये बाकी जगहों पे इसका रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ये बात हमें समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं लैंड की सस्टेनेबिलिटी की। हमने डिफरेंट वे ऑफ प्रोडक्शन तो देख लिए कि क्या क्या कर रहे थे आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लैंड फिक्स थी, काम नहीं चल रहा है भाई, तो क्या करोगे, सेम लैंड पे ज्यादा से ज्यादा उगाओ, ठीक है। तरीका देखा, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नई किस्म के बीज लाओ और अच्छी टेक्नोलॉजी लाओ जिससे आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे देखा कि लैंड सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। क्या बात की गई, लैंड सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। क्या लैंड सस्टेनेबल थी, मतलब आप ये सब काम कर रहे हो तो क्या आपकी जमीन जो है वो लंबे समय तक चल सकती है। तो यहाँ पे देखा गया कि हाँ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा था, पेस्टिसाइड हो रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर जो थे वो यूज किए जा रहे थे, और वो पूरी तरीके से जो फसल थी, जो आपका कल्टिवेबल लैंड था, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे। तो क्या चीजें थी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे। फर्टिलाइजर्स में भी क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर थे। तो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हो क्या रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लैंड का, और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक फिनोमेना हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो क्या पालमपुर के टाइम पे लैंड की सिचुएशन थी, डिग्रेडेशन वाला पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। क्यों, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज यहाँ पे कर रहे थे। क्लियर। अभी हम बुक देखेंगे तो मैं आपको प्रोडक्शन के पार्ट पे एक टेबल दिखाऊंगी, जहां पे एक टेबल बनी है पल्सेस के प्रोडक्शन को लेके। हम बात करेंगे यहाँ पे पल्सेस के प्रोडक्शन की। तो पल्सेस के प्रोडक्शन, पल्सेस और वीट की अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो पल्सेस और वीट के जो स्टार्टिंग 1951 का एरा था ना, वहां पे बहुत कॉमन प्रोडक्शन चल रहा था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो रहा था। बट लेटर ऑन स्टेजेस में हमने देखा पल्सेस का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। सो व्हाई दिस हैपन, ऑल्दो आज की डेट पे गवर्नमेंट दोबारा पल्सेस पे काम कर रही है, बिकॉज पल्सेस जो है रिच इन प्रोटीन होती हैं आपकी, पल्सेस की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आज की डेट में दोबारा से पल्सेस पे काम किया जा रहा है, पल्सेस के प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट पे, सब पे काम किया जा रहा है। बट लेटर ऑन फेजेस में ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वीट पे गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट ऑफर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट क्या कर देती थी,
वीट पे एमएसपी ऑफर कर देती थी फार्मर्स को कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर कोई आपकी फसल नहीं खरीदेगा तो इतने मिनिमम प्राइस में आप लाके हमें बेच सकते हो। आपको इधर उधर भाग के जो है वेंडर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा गवर्नमेंट को लाके सेल कर दो, नुकसान उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो चीज जब यहाँ पे वीट पे मिल रही थी तो लोग वीट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे और क्या कर रहे थे, पल्सेस को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, पल्सेस को हटा रहे थे प्रोडक्शन से और वीट लगा रहे थे। इस रीजन से हमें क्या करना पड़ा, पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ रही थी बाहर से। तो वो चीज, उस फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए इसको अभी दोबारा से पल्सेस के प्रोडक्शन पे ध्यान देना स्टार्ट किया गया है, बिकॉज पल्सेस बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या करनी पड़ी थी, इंपोर्ट करनी पड़ी थी। सो दिस वाज द टॉपिक जो आपने लिंक करा कि अभी रिसेंट में ये सिचुएशन रही है। क्लियर? इस चैप्टर को थोड़ा हाई लेवल बना के इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल 9th की बुक में जो बातें लिखी हैं, जो पैराग्राफ और कहानियां बता रखी हैं, वो सारी चीजें आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? यहां पे हमें बात समझ में आई। अब आगे वो बात करेगा आपसे, देखो फैमिली स्ट्रक्चर मतलब क्या काम हो रहा था, प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा था, फैमिली की बात करेगा। यहाँ पे तो टोटल एक स्ट्रक्चर के वे में समझेंगे, ये काम की चीज ऐसे नहीं है, लेकिन समझाने के पर्पज से वो आपको काम कर रहे, यहाँ पे बताया गया है। टोटल 450 फैमिलीज थी, लाइक आई मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग, यहाँ पे जिसमें से टोटल 150 जो फैमिली थी, जिसमें से टोटल 150 जो फैमिली थी वो क्या थी, दे वर लैंडलेस। आपकी टोटल 240 जो फैमिली थी, देखो ये तो क्या थी, ये थी लैंडलेस फैमिली, इनके पास तो जमीन ही नहीं थी। ठीक, 240 जो फैमिली थी ये आती थी स्मॉल फार्मर में, स्मॉल फार्मर्स में। उसके बाद टोटल 60 जो फैमिली थी ये थोड़े बिग लैंड ओनर्स टाइप आप बोल सकते हो, ये थे बिग लैंड ओनर्स, आप इनको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। अब आता है स्मॉल, आप जो इनको बोल रहे हो स्मॉल फार्मर, ये स्मॉल फार्मर कौन है, तो स्मॉल फार्मर है वो लोग जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, 2 हेक्टेयर से लेस की जमीन है। तो ये शो कर रहा है कि पालमपुर विलेज में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप क्लियर कट यहां से देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि 150 लैंडलेस फार्मर है, 240 जो है वो स्मॉल फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, और 60 जो है वो बिग लैंड ओनर्स हैं। तो जितना रिसोर्सेज पे जो ऑक्यूपाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो कंट्रोल चलेगा वो किसका चलेगा, बिग लैंड ओनर का चलेगा। तो ये था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पार्ट। इनइक्वालिटी कैसी थी, इकोनॉमिक। अब आप पूछो सोशल इनइक्वालिटी की बात, इनइक्वालिटीज इन पालमपुर की बात करें तो इकोनॉमिक ये हुई, सोशल इनइक्वालिटी भी क्लियर कट दिखती थी रिच एंड अपर क्लास के रूप में। रिच क्लास के, रिच अपर क्लास जो लोग थे, रिच या अपर क्लास जो लोग थे, इनके जो घर होते थे ये होते थे पक्का हाउस, जो आपके प्रॉपर सीमेंट और कंक्रीट वगैरह प्रॉपर यूज करके बनते हैं, तो दे लिव इन द पक्का हाउस। और मेजरली जो एरिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिच और पुअर की बात करते हैं, ये पूरा हमारा पालमपुर का अगर एरिया है, ठीक है, रिच लोग हैं कितने, मान लो फॉर एग्जांपल 10 रिच लोग हैं और 90 पुअर लोग हैं, तो 10 रिच लोग तो इतने एरिया में रहते हैं, सिर्फ 10 रिच लोग हैं, और 90 पुअर लोग जो हैं वो इतने एरिया में रह रहे हैं। तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी, प्लस इनके जो थे हाउस पक्का हाउस थे और इनके हाउस जो थे वो कच्चा हाउस मड वगैरह से बने होते थे। तो हमें पता चला इनइक्वालिटी की बात करें तो क्या है यहाँ पे, जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है और आपकी सोशल इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। यहां तक हमें बातें समझ में आई। अब बात आती है पैसा कहां से, किसको सर्व कौन करता था। पहली बात तो ये जो आपके स्मॉल फार्मर थे प्लस आपके लैंडलेस फार्मर थे, ये दोनों मिलके सर्विसेज देते थे किसको, बिग लैंड ओनर्स को। इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं है, कहीं काम करेंगे गुजारा चलाना है, तो इनके पास जमीन है लेकिन इतनी सी जमीन है भाई, घर नहीं चल रहा है उससे। अब इसमें देखो एक और कंसेप्ट यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन करा है। एक फार्मर है, पेट्रियार्कल सिस्टम है, पता है फादर के बाद बच्चों के पास प्रॉपर्टी जाती है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, अब इस फादर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, इसके 4 बच्चे हैं, इसकी डेथ के बाद ये जो एक जगह थी ये अब 4 लोगों में डिवाइडेड हो गई, ये एरिया 4 लोगों में डिवाइडेड हो गया। अब कितना एरिया बचा, बस इतना इतना सबके पास। अब जरूरी थोड़ी है पूरे खेत में सेम फसल लगाएंगे, कोई अलग लगा रहा है कोई अलग लगा रहा है, तो उससे टोटल प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही डिक्लाइन दिखता था। अब इनकी अगली जनरेशन आई, मान लो इनके 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, ये भी अगर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ये लैंड 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गई, ये 2 में हो गई और इसको यहाँ पे प्रॉपर 3 पार्ट में हमने डिवाइड करा, तो क्या हुआ, इससे लैंड होल्डिंग और छोटी हो गई। तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बार बार जो था इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से जो लैंड होल्डिंग का साइज था वो कम हो रहा था, जिस वजह से भी प्रॉब्लम। अब देखो ना खुद, जहां पे पूरा प्रॉपर मान लो यहाँ पे 100 क्विंटल किसी चीज की खेती होती थी, अब वो 100 क्विंटल तो छोड़ दो, पता ही नहीं है ये लोग अलग अलग क्या उगाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब नया कंसेप्ट भी चल रहा है, आज की डेट में भी ये कंसेप्ट चल रहा है कि आपकी लैंड होल्डिंग को मिक्स करके प्रॉपर एक गांव में एक ही फसल की खेती करवाई जाए, जिससे टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज मतलब उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिले।
क्लियर। तो वो मर्ज करके सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, सारे फार्मर्स मर्ज करके खेती करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग टाइप का आप इसको कंसेप्ट दे सकते हो, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर, यहां हमें समझ में आई, इनइक्वालिटी की बात समझ में आई, कौन किसको सर्व कर रहा है ये बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें देखना है फंडिंग किस तरीके से हो रही थी। एक कंसेप्ट और यहां पे हमारे पास है, फंडिंग किस तरीके से हो रही थी। तो फंडिंग के दो तरीके होते हैं हमारे पास, क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बहुत डिटेल में कुछ नहीं है यहाँ पे बुक में तो, लेकिन आप जनरल बात जानिए। फॉर्मल तरीका होता है जब आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन लेते हो। टॉप मोस्ट एपेक्स बॉडी जो लोन देने की है, अगर मैं बोलूं इस फील्ड से रिगार्डिंग, तो क्या नाम है, नाबार्ड। जैसे कि हमारा आरबीआई जो है वो क्या है, सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जो आपके एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है हमारे पास, नाबार्ड। तो आप ऐसी तरीके से बहुत सारे बैंक है जिनसे आप क्या ले सकते हो, जिनसे आप लोन ले सकते हो, फंड अरेंज कर सकते हो। तो वो कहलाता है फॉर्मल सोर्स। सेफ होता है, बार बार की सरदर्दी नहीं है, इंटरेस्ट जो है एक लिमिटेड है, फिक्स टाइम पीरियड पे देना है। वहीं इनफॉर्मल सोर्स में क्या होता है, आप जमींदार, आप अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स, इन लोगों से लोन लेते हो। रिस्क रहता है ज्यादा, ठीक है, मांगने का बार बार टाइम पीरियड का कोई फिक्स नहीं रहता है। प्लस यहां पे हो क्या रहा था, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा था। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा था, जिस वजह से एक नॉर्मल किसान, एक स्मॉल फार्मर या फिर एक लैंडलेस जो लेबरर था, वो लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, डेब्ट ट्रैप मतलब उधारी का जाल में आप फंस गए, एक तरीके से आप निकल नहीं पा रहे हो। उधार चुकाने के लिए आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, और प्लस मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही। तो इस तरीके से ये पूरा जो स्ट्रक्चर था, लोग यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज मतलब फार्मिंग में ये सारी सिचुएशन पालमपुर में हमें देखने को मिल रही थी। नाउ विल टॉक अबाउट द थिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, एक बार प्रॉपर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो इसमें हमारे पास आप देखिए द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बताई गई है, जिसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं। क्या कंसेप्ट है हमारे, एक बार प्रॉपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से जो पढ़ा है उसको रिव्यू करते हैं। क्या बताया इंट्रोडक्शन में, देखो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या चीजें चल रही थी। डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। क्या क्या था, डेयरी था, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सारी मैंने आपको एक्टिविटी बताई। नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड आइटम दोनों का यूज हो रहा था। नेचुरल मतलब क्या, नेचर से जो भी एक्सट्रैक्ट हो रही है चीजें वो, प्लस मैन मेड जो भी आपके आइटम्स हैं। ह्यूमन एफर्ट, मनी का यूज कर रहे थे ये लोग प्रोडक्शन का, मतलब आपको ह्यूमन कैपिटल मैंने बताया ना, आप ह्यूमन कैपिटल का भी यूज करोगे प्रोडक्शन में, लेबर का यूज करोगे, तो वो यहाँ पे यूज हो रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस चीज की, हम लोग बात करेंगे आगे फर्दर, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे पूरे पेज में आपको बताया गया है कि पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड विलेज है, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि इट इज अ वेल कनेक्टेड विलेज। आसपास के गांव जिसका नाम जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, रायगंज वगैरह से ये जो है काफी हद तक कनेक्टेड है, स्मॉल टाउन शाहपुर से ये कनेक्टेड है। क्या क्या चलता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की बात की तो बुलक कार्ट्स, टोंगास, बुगीज जो वुडन वगैरह में आगे आपके जो होते हैं बैल वगैरह बंधे होते हैं और वो आगे इसको कैरी कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें। जैगरी यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती की जो था बनवाने का, प्रोडक्शन का प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था जैगरी में, जैगरी में ये चीज थी हमारे पास कि आप शुगर केन लेते थे, शुगर केन से प्रॉपर प्रोडक्शन करते थे, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या रहता था, उससे गुड़ बनाने का काम करते थे फार्मर। क्लियर हुआ, यहाँ पे पूरे में यही बताया है। वेल कनेक्टेड था, इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे, देखो इलेक्ट्रिसिटी सबके पास पहुंच गई थी, जिससे ट्यूबवेल्स वगैरह चलाए जाते थे, तो इससे बहुत हेल्प मिलती थी। ये सारी हमने देखी। प्राइवेट डिस्पेंसरी की बात की थी मैंने, हेल्थ की फैसिलिटीज थी यहाँ पे। तो पालमपुर जो था देखो क्लियर कट कंक्लूजन, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से था। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर आगे, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्या क्या देखा इसमें, मैंने आपको बताया था कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल की बात की तो फिजिकल कैपिटल वगैरह की बात की है यहाँ पे, और ओनर्स होते हैं जो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, इसको ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट मान लो अभी आप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में क्या गया आपका, टूल्स, मशीन, फिक्स्ड होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल गई, मतलब इसके 2 टाइप थे, नंबर 1 ये था, नंबर 2 हमारा ह्यूमन कैपिटल था। क्लियर, दिस इज द टाइप ऑफ, फर्स्ट आपका फिजिकल कैपिटल था, सेकंड ह्यूमन कैपिटल था। इसका पार्ट ए था आपका ये फिक्स्ड कैपिटल, और नेक्स्ट था इसमें आपका वर्किंग कैपिटल। क्या था हमारा, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यू कैन सी इट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये किसके टाइप थे, ये थे फिजिकल कैपिटल के टाइप। क्लियर, ह्यूमन कैपिटल अगला चैप्टर है डिटेल में, तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं की है।
आगे बात करते हैं, जो मैंने पहली हेडिंग आपको बताई, लैंड फिक्स्ड, मतलब 75% ऑफ द पीपल जो थे वो लैंड मतलब फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। 75 डोमिनेंट हमेशा से क्या रहा है, डोमिनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है। तो सिमिलरली पालमपुर तो एक विलेज है, तो वहां पे भी मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो कौन से सेक्टर में एंगेज थी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, लाइक यू कैन सी हियर। अब लेकिन ये देखा जा रहा है कि 1960 से ना पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। मैंने बोला कि आप क्या करोगे, आप लैंड बढ़ाओगे ना, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लैंड बढ़ाओगे, लेकिन 1960 से पालमपुर में कोई भी जो था इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब क्या करें, ऑप्शन क्या है, कोशिश करो लैंड बढ़ाओ, लेकिन लैंड बढ़ नहीं रही थी, ठीक है, लैंड नहीं बढ़ रही थी, तो अब आपको क्या करोगे, आप दूसरा तरीका ढूंढोगे। देखो यहाँ पे क्या बताया, हेक्टेयर के बारे में बताया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। यूनिट हेक्टेयर जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर से कम के स्मॉल फार्मर, तो व्हाट इज हेक्टेयर, जो फार्मर जो है ये एक मेजरिंग यूनिट है कि आप क्या करोगे, लैंड को मेजर करोगे किस तरीके से। अब कैसे आप कर सकते हो प्रोड्यूस ज्यादा, तो यहां पे मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पे जब आप मल्टीपल फसल उगा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। यही तो सिस्टम होता है रबी खारिफ और आपका जायद का, अलग अलग सीजन में, समर विंटर रेनी सीजन में आप अलग अलग क्रॉप जो है उसकी खेती कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग में काउंट की जाती है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है हमें कि पालमपुर में क्या क्या चीजों की खेती की जा रही थी, वीट की जा रही थी, बाजरा था, शुगर केन था एंड पोटैटो था। दीज आर फ्यू फेमस क्रॉप जिसकी खेती कहाँ की जा रही थी, पालमपुर विलेज में की जा रही थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका, समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम देखें अगर तो क्या, देखो ये एक टेबल बना रखी है जिसमें कल्टीवेटेड एरिया की बात की गई है। 1950 में टोटल 120 मिलियन हेक्टेयर था एंड 2012 में 155 था। किसने डेटा पब्लिश किया, देख लो, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ने, ठीक है, यहां से के थ्रू हमारे पास ये डेटा आ रखा है लास्ट। अब क्या था हमारे पास कंसेप्ट, आगे हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपको यील्ड इंक्रीज करनी है। बात की गई थी यहाँ पे, पहले आपने क्या करा था, आपने मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया था। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बाद आप बात करोगे यील्ड को बढ़ाने की। यील्ड को बढ़ाने में क्या होता है, मेजर एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में आप कितनी, कौन सी क्रॉप, जो कितनी क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर्टिकुलरली, उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड। नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बताया था यील्ड को आप क्या बोलोगे, यील्ड को वी विल से आउटपुट, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बताया था मैंने आपको। आगे क्या देखते हैं अब हम इसमें, यहां पे एक टर्म है, देखो इसी पेज पे ये मेंशन किया हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, रिवोल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करोगे और अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे जस्ट आपको मेंशन किया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई थी। आफ्टर दैट वी विल लुक, ये चार्ट एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बात की इरिगेशन की, कि इरिगेशन प्रॉपर है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात की है। यहाँ पे देखो पैसा लगता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड अगर आपको करने हैं तो आपको क्या करना है, पैसा लगाना है। कुछ कुछ ही लोग थे, बिग लैंड ओनर्स जो थे वो ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर पा रहे थे। स्मॉल लैंड जो ओनर्स थे या फिर जो लैंडलेस लेबर थे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, प्रॉपर कैनाल सिस्टम चाहिए, पंप सेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डैम के थ्रू आपको प्रॉपर पानी चाहिए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मशीनरी यानी आपके ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी हैं, उसके बाद आपको डीजल वगैरह, ये सब रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे मॉडर्न टूल्स आ चुके हैं, लाइक ट्यूबवेल सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी से आप पानी खींच पा रहे हो, बहुत सारे इलेक्ट्रिक तरीके, एक व्हील्स का नाम यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास एक व्हील आप लोग यूज करते हो जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पंपिंग के थ्रू जो है वो पानी थोड़ा सा खींच पाते हो। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब हाई यील्डिंग वैरायटी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करी, इरिगेशन प्रॉपर यूज करा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करा, पेस्टिसाइड यूज करे। इससे आपके पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी जो थे वो मॉडर्न फार्मिंग को यूज करने वाले फर्स्ट फ्यू कुछ स्टेट थे। क्लियर, यहाँ पे अब मान लो फॉर एग्जांपल इसमें आपका नाम अगर किसी और स्टेट का आ जाए तो आप ऑड वन आउट सेलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन में कि दिस वाज नॉट द पार्ट जो ग्रीन रिवोल्यूशन से इफेक्टेड हुआ था स्टार्टिंग एजेस में, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल द लैंड सस्टेन, क्या ये सब आप कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, क्या आपकी लैंड बचेगी? तो मैंने बताया क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा। क्लियर कट, क्या होगा, बहुत सारी वजह से हमारे जो एनवायरमेंट रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डिप्लीट हो जाएंगी चीजें, और यहाँ पे क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसको रिस्टोर करना, बचा के रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
आगे फर्दर अगर हम मूव करें इसमें, देखो ये सब चीजें इतना पढ़ने की बात नहीं है। ये मैंने अच्छा ये मैं जो मैंने आपको बताया था ये देख लीजिए। पल्सेस का 1965-66 में 10 था और वीट का 10 था प्रोडक्शन। टोटल बराबरी पे है स्टार्टिंग में दोनों प्रोडक्शन में, बट 15-16 तक आते आते आप देखिए यहाँ पे पल्सेस सिर्फ 17 रह गई हैं और वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 94 टन चला गया है। गैप कितना बड़ा है यहाँ पे। तो व्हाई दिस वाज हैपनिंग कि पल्सेस तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, हो नहीं सकती हमारे यहाँ, आप देख रहे हो प्रोडक्शन तो हो सकता है। सो ये मैंने आपको रीजन बताया था कि जो गवर्नमेंट बेनिफिट ज्यादा दे रही थी वीट में, उस वजह से फार्मर्स ने अपने बेनिफिट के लिए पल्सेस का प्रोडक्शन डाउन करके वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या बताया है, कल्टीवेटेड लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो की गई है कि कल्टीवेटेड लैंड का जो एरिया था वो यहाँ पे धीरे धीरे इस वजह से क्या होता हुआ दिखाई दिया, बढ़ गया। अब लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी मैं पूरा बता चुकी हूं, एक बार आप रीड करोगे। 450 फैमिलीज थी, 150 जो फैमिली थी वो टोटल क्या थी, लैंडलेस थी, और दलित्स थे जिनके पास लैंड नहीं था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हमें बताई हैं। 60 फैमिलीज जो थी वो मीडियम और लार्ज फैमिली, और 2 हेक्टेयर से कम का लैंड था। ठीक है। और लार्ज फार्मर कौन होते थे, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा। मैंने आपको स्मॉल फार्मर बताया जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, लेकिन बिग लैंड ओनर्स जो थे वो कौन, जिनके पास 10 या 10 से ज्यादा हेक्टेयर का लैंड है। क्लियर। ये पूरा स्ट्रक्चर हम चार्ट की फॉर्म में देख चुके हैं, इसे यहाँ रिपीट करने का प्रॉपर जरूरत नहीं है, आप इसे रीड करेंगे एक बार अच्छे से। यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है, यहाँ तो क्रॉपिंग पैटर्न दिखाया गया, फसल हो रही है, खेत जोते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़के जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। तो फील्ड पे किस तरीके से वर्क होता था ये हमें यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट है कल्टीवेटेड एरिया, ये चीज देखेंगे। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का होता था वो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, ये देखेंगे आप 55.4 जो थे वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर थे। ठीक है। नंबर कम था उनका। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। मैंने बता दिया स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर जो है दे विल प्रोवाइड द लेबर। क्वेश्चन आता था भाई लेबर का काम कौन करेगा, अब जो जमीन है सब खेती की बात कर रहे हो, बट हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो जो स्मॉल फार्मर है, क्लियर कट मेंशन है, स्मॉल फार्मर अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, अपने खुद के करेंगे, प्लस वो किसके करेंगे, हायर करेंगे फार्म लेबर को जो बड़े फार्मर हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स कौन होते थे, जो कि किसी और के खेत पे जाके काम कर रहे हैं, लैंडलेस या फिर स्मॉल और मार्जिनल लेबरर होते थे। क्लियर हुआ। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें, यहां पे देखो मेजर कुछ प्रोडक्शन को लेके आपसे बात की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है। यहां पे देखो क्या है, 2 लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस लेबर काम की बात बताई जा रही है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। सिर्फ हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ लार्ज फार्मर हमें हायर करेंगे, वो भी बहुत कम दिन के लिए। नाउ व्हाट रिप्लाई ही गेट, Ghanshyam, the large farmer has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. उन्होंने अभी हार्वेस्टर खरीद लिया तो हमें तो और कम काम मिलेगा इस साल। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन अ होल ईयर, पूरे साल में 5 महीने से भी कम समय मिला। अब टेक्नोलॉजी मशीनरी के आने से ऑब्वियस बात है लेबर का जो काम है वो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से लेबर का डिग्रेडेशन भी देखने को मिला, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। क्लियर। इसमें आगे क्या है, वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर स्प्रे मेडिसिन। ये वही बात बोली जा रही है, सारे लेबर्स के काम को किसने रिप्लेस कर लिया है, मशीनरीज ने रिप्लेस कर लिया है। सो नाउ जो काम है लेबर का, उनके पास जो अर्निंग के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गई है। क्लियर। ये चीजें बताइए। अब उधार ले लिया 2000 रुपए को उधार, आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000, आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। तो मैं अब वापस कैसे करूंगा, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज का। लोन ले लेते थे, चुका नहीं पाते थे, उसी तरीके से बार बार उसके इंटरेस्ट के चलते चलते ये लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। यही प्रॉब्लम यहाँ पे एड्रेस की गई है और आगे इसी प्रॉब्लम को क्या करा गया है, बोला गया है कि कैसे यहाँ पे फंड जो है वो कलेक्ट होंगे। क्लियर। यहाँ पे प्रॉपर एक क्वेश्चन जो ऊपर से पढ़ा है आपने उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, पैसा कैसे आएगा, तो यहाँ पे बहुत से जो हमारे स्मॉल फार्मर थे उन्हें क्या करना पड़ता था, बोरो करनी पड़ती थी मनी कैपिटल अरेंज करने के लिए। क्लियर। वो लार्ज फार्मर से बोरो करते थे या मनी लेंडर से बोरो करते थे, जो इनफॉर्मल सोर्स है जिसका कोई रिकॉर्ड अता पता ठिकाना नहीं रहता है फॉर्मली। क्लियर। तो ना बेनिफिट मिल सकते, ना इनका कर्ज माफ हो सकता है, इन्हें क्या करना है, रीपे करना है। वरना गवर्नमेंट के थ्रू तो आपके पास ऑप्शन होता है ना, गवर्नमेंट कर्ज माफी दे रही है फार्मर्स के पास, ठीक है, बट यहाँ इन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए आपकी फार्म एक्टिविटीज की बात हो गई। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है एक्स्ट्रा। तो जितना आपने बनाया, आपने घर पे यूज करा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे क्या करो, मार्केट में ले जाके बेच दो। यू विल सेल द प्रोडक्ट नाउ, और उस सेल को करके आप क्या करोगे, आप पैसा कमाओगे। तो दिस सरप्लस प्रोडक्ट जो होता था वो क्या करा जाता था, वो सेल के लिए यूज किया जाता था। क्लियर? तो फार्मर ने प्रोड्यूस करा और उसके बाद उनको क्या करना पड़ता था, आगे जाके जो भी आपके पास एक्स्ट्रा होगा आप उसे क्या करोगे, आप उसे सेल कर दोगे। क्लियर? यहाँ पे यही सारी बात है, कौन कौन से फसल वो ग्रो कर रहे थे ये आपको बता रखा है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेयरी सेक्टर। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमारे पास सबसे पहले जाएगा डेयरी सेक्टर। हमारे पास जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वाज कंसीडर्ड एज द फार्मिंग एक्टिविटी जो मेन थी। नॉन फार्म में भी बहुत सारे काम हो रहे थे, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस, लाइक आप क्या कर रहे थे, शुगर केन से चीनी बनाना या गुड़ बना के आप लोग आसपास में बेच रहे थे मिठाई शॉप्स को, तो ये बिजनेस ही है ना एक तरीके से। कुछ छोटे मोटे शॉपकीपर्स भी यहाँ पे थे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बुक में दिया गया, पूरी टेबल बनाई है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑब्जर्व करा और उसने 2-3 कंप्यूटर लगा के अपनी एक कंप्यूटर क्लास ओपन करी। तो ये सब क्या थे, ये एक तरीके की शॉप्स ओपन करना और अर्निंग के डिफरेंट वेज थे, जिसमें पहला क्या था, डेयरी। डेयरी बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, डेयरी क्या है, बहुत कॉमन एक्टिविटी थी। पालमपुर में केटल्स होती थी सबके पास, तो आप मिल्क का ट्रेड करते थे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का ट्रेड जो थे वो पालमपुर के लोग करते थे। ऑल्दो बहुत कम लोग थे इसमें, क्योंकि 75 तो कहाँ थे, टोटल एग्रीकल्चर में थे, बट यहाँ पे क्या था, मिल्क का ट्रेड किया जाता था। सेकेंड हमारे पास अब आता है यहाँ पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। सिर्फ 50 लोग, सिर्फ 50 पीपल थे जो स्मॉल स्केल में इंगेज थे मैन्युफैक्चरिंग में। 50% नहीं है, ओनली 50 पीपल। इन टोटालिटी जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ 50 लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कम इन्वेस्टमेंट, कम पैसे, लेबर ज्यादा लेके, मतलब आप मशीनरी इतना नहीं लगाओगे, लेबर का ज्यादा यूज करोगे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो कंसीडर की जाती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो सिर्फ 50 लोग जो थे वो ये काम कर रहे थे, हमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम नहीं होता था, ये होम बेस्ड वर्क होते थे, घर पे आप ये काम कर रहे हो, होम बेस्ड वर्क होते थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक जाता है शॉपकीपर्स। मैंने आपको बताया, देखो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ट्रेड हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहे थे। क्लियर? यहाँ पे पालमपुर में बहुत सारे छोटे मोटे ट्रेडर्स थे जो अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, नॉर्मल इंसान घर में रोटी दाल चावल ये तो खाएगा, तो कोई ना कोई तो बेचेगा जहां से आप लोगे। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजें होती हैं जिनकी शॉप्स यहाँ पे जो लोग बेचते हुए दिखाई दिए, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। तो ये सब कुछ बेसिक दुकानें इन सब चीजों की हमें देखने को पालमपुर में थोड़ी बहुत मिली। कुछ फैमिलीज जो थी जिनके हाउस बस स्टैंड वगैरह के आसपास थे, तो वो क्या करते थे, वो इस तरीके के ट्रेड में एंगेज होते थे और ये सब चीजें सेल करते थे। तो शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन फार्मिंग में हमारे पास 3 मेजर चीजें निकल के आई सामने। क्या 3 मेजर चीजें थी, डेयरी प्रोडक्ट था, स्मॉल स्केल बिजनेस था, एंड देन हमारा क्या था, छोटी छोटी शॉप यानी वेंडर्स, शॉपकीपर्स थे। क्लियर? तो पालमपुर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, समरी में इन्होंने समअप कर रखा है, हम भी समअप कर लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि पालमपुर, हम लोग अपनी मेन स्लाइड पे चल के वहां पे एक बार देख लेते हैं चीजें। हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, देखो स्टार्टिंग से कि पालमपुर के बारे में पढ़ा, हाइपोथेटिकल विलेज है, वेल डेवलप्ड था। ठीक है, सोसाइटी किस तरीके की थी, प्रोडक्शन क्या था, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ा। फिर हमने देखा प्रोडक्शन के बाद आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें कैपिटल के डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे देखा, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज में फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग में अभी मैंने आपको बताई हमने क्या क्या देखी, हमने देखी डेयरी, हमने देखा स्मॉल बिजनेस, एंड हमने क्या देखा, शॉपकीपर्स। बहुत सारी शॉप्स देखी हमने, छोटे छोटे शॉपकीपर्स की बात की। क्लियर? सो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। फार्मिंग में क्या क्या हुआ, लैंड लिमिटेड थी, लैंड को कैसे बढ़ाओगे, मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू। और क्या कर सकते हो, यील्ड इंप्रूव करने की बात करोगे। क्या लैंड सस्टेनेबल बचेगी इसके बाद, नहीं, प्रॉब्लम्स रहेगी, फर्टिलाइजर डिग्रेडेशन हो जाएगा लैंड का। उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरीके से इनइक्वालिटी यहाँ पे पालमपुर में एग्जिस्ट करती थी। तो उसके बाद हम लोगों ने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात की है, मॉडर्न टेक्निक्स की बात की है, फंड्स की बात की है कि ये लोग पैसा कैसे लेते थे और लेबर कहां से आती थी। सो आई होप ये चैप्टर अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी वो इस चैप्टर में थी हमारे पास, और हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर ली है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 कवर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।